हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे जावा के जंगलों में हुए बदलाव। इससे पहले कि हमने बहुत सारे वीडियो कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी क्लास 9 के जो भारत और समकालीन विश्व भाग 1 की एनालिसिस चल रही है। अगर आप नहीं देखे हैं तो आप हमारे प्लेलिस्ट एनसीईआरटी क्लास 9 में जाकर के सारे वीडियो कंप्लीट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, और जो पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल घंटी जरूर बजाएं। तो चलिए शुरू करते हैं जावा के जंगल में हुए बदलाव। जावा को आजकल इंडोनेशिया की चावल उत्पादक द्वीप के रूप में जाना जाता है, लेकिन एक ज़माने में ये क्षेत्र अधिकांशतः वनांछित था। इंडोनेशिया एक डच उपनिवेश था, और जैसा कि हम देखेंगे कि भारत व इंडोनेशिया के वन कानूनों में कई समानताएं थी। इंडोनेशिया में जावा ही वो क्षेत्र है जहां डचों ने वन प्रबंधन की शुरुआत की थी। अंग्रेज़ों की तरह वे भी जहाज बनाने के लिए जावा से लकड़ी हासिल करना चाहते थे। सन 1600 में जावा की अनुमानित आबादी 34 लाख थी। हालांकि उपजाऊ मैदानों में ढेर सारे गांव थे, लेकिन पहाड़ी में भी घुमंतू खेती करने वाले अनेक समुदाय रहते थे। जावा के लकड़हारे। जावा में कलांग समुदाय के लोग कुशल लकड़हारे और घुमंतू किसान थे। उनका महत्व इस बात से आंका जा सकता है कि 1755 में जब जावा की माताराम रियासत बंटी तो यहाँ के 6000 कलांग परिवारों को भी दोनों राज्यों में बराबर बराबर बांट दिया गया। उनके कौशल के बगैर सागौन की कटाई कर राजाओं के महल बनाना बहुत मुश्किल था। डचों ने जब 18वीं सदी में वनों पर नियंत्रण स्थापित करना प्रारंभ किया, तब उन्होंने भी कोशिश की कि कलांग उनके लिए काम करें। 1770 में कलांगों के एक डच किले पर हमला करके इसका विरोध किया, लेकिन इस विरोध को दबा दिया गया। डच वैज्ञानिक वानिकी। 19वीं सदी में जब लोगों के साथ साथ इलाकों पर भी नियंत्रण स्थापित करना जरूरी लगने लगा, तो डच उपनिवेशकों ने जावा में वन कानून लागू कर ग्रामीणों की जंगल तक पहुंच पर बंदिशें थोप दी। इसके बाद नाव या घर बनाने जैसे खास उद्देश्यों के लिए सिर्फ चुने हुए जंगलों से लकड़ी काटी जा सकती थी, और वो भी कड़ी निगरानी में। ग्रामीण की मवेशी चलाने बिना परमिट लकड़ी ढोने या जंगल से गुजरने वाली सड़क पर घोड़ा गाड़ी अथवा जानवरों पर चढ़कर आने जाने के लिए दंडित किया जाने लगा। भारत की ही तरह यहाँ भी जहाज और रेल लाइनों के निर्माण, वन प्रबंधन, वन सेवाओं को लागू करने की आवश्यकता पैदा कर दी। 1882 में अकेले जावा से ही 2,80,000 स्लीपरों का निर्यात किया गया। ये पेड़ काटने, लट्ठों को ढोने और स्लीपर तैयार करने के लिए श्रम की आवश्यकता थी। डचों ने पहले तो जंगलों में खेती की जमीनों पर लगान लगा दिया, बाद में कुछ गांवों को इस शर्त पर इससे मुक्त कर दिया कि वे सामूहिक रूप से पेड़ काटने और लकड़ी ढोने के लिए भैंसें उपलब्ध कराने का काम मुफ्त में किया करेंगे, और इस व्यवस्था को ब्लेन डॉक डीएन स्टेन के नाम से जाना गया। बाद में वन ग्रामवासियों को लगान माफ़ी के बजाय थोड़ा बहुत मेहनताना तो दिया जाने लगा, लेकिन वन भूमि पर खेती करने के लिए उनके अधिकार सीमित कर दिए गए। शाबिन की चुनौती। इसको पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे कि यूनाइटेड ईस्ट इंडिया कंपनी एक अफसर डार्क वान होजेनड्रॉप ने उपनिवेश कालीन जावा में कहा था कि बटाविया के लोगों, चौंक पड़ो, आश्चर्य से सुनो मुझे जो तुम्हें बताना है। हमारे बेड़े नष्ट हो चुके हैं, हमारा व्यापार मुरझा चुका है, हमारा नौकायन नष्ट होने वाला है। उत्तरी ताकतों से हम बेपनाह दौलत दे करके जहाज़ों को बनाने के लिए लकड़ी और दूसरी सामग्री खरीदते हैं, और जावा में हम सामरिक व व्यापारिक संगठित दलों को, जिनकी जड़ें धरती में धसी हैं,
छोड़ते हैं। हाँ, जावा के जंगलों में एक सम्मानजनक नौसेना के निर्माण को बहुत ही कम समय में संभव करने के लिए पर्याप्त लकड़ी है। साथ ही जितनी ज़रूरत हो उतने व्यापारिक जहाज़ों को बनाने के लिए भी इसके बावजूद जावा के जंगल उतनी ही तेज़ी से उगते हैं जितनी तेज़ी से उन्हें काटा जाता है। उचित प्रबंधन और अच्छी देखरेख के साथ ये स्रोत कभी भी खत्म नहीं होंगे। अब पढ़ेंगे सामिन की चुनौती। सन 1890 के आसपास सागौन के जंगलों में स्थित रांदुल ब्लांगतुंग गांव के निवासी स्रोंतिको शामिन ने जंगलों पर राजकीय मालिकाने पर सवाल खड़ा करना प्रारंभ कर दिया। उसका तर्क था कि चूंकि हवा, पानी, जमीन और लकड़ी राज्य की बनाई हुई नहीं है, इसलिए उन पर उसका अधिकार नहीं हो सकता। जल्दी ही एक व्यापक आंदोलन खड़ा हो गया। इस आंदोलन को संगठित करने वालों में सामिन का दामाद भी सक्रिय था। 1907 तक 3000 परिवार उसके विचारों को मानने लगे थे। डच जब जमीन पर सर्वेक्षण करने आए तो कुछ सामंतवादियों ने अपनी जमीन पर लेट करके इसका विरोध किया, जबकि दूसरों ने लगान या जुर्माना भरने या बेगार करने से इनकार कर दिया। चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि इंडोनेशिया के ज़्यादातर जंगल सुमात्रा, कालीमांतान व पश्चिमी इरियान में स्थित है। जावा की वो जगह है जहां डचों ने अपनी वैज्ञानिक वानिकी की शुरुआत की थी। ये द्वीप, जो अब चावल उत्पादन के लिए मशहूर है, कभी सागौन के जंगलों से ढका रहता था। युद्ध और वन विनाश। जानते हैं कि युद्ध और वन विनाश। पहले और दूसरे विश्व युद्ध का जंगलों पर गहरा असर पड़ा। भारत में तमाम चालू कार्य योजनाओं को स्थगित करके वन विभाग ने अंग्रेजों को जंगी जरूरतों को पूरा करने के लिए बेतहाशा पेड़ काटे। जावा पर जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने भस्म कर भागो नीति अपनाई, जिसके तहत आरा मशीनों और सागवान के विशाल लट्ठों के ढेर जला दिए गए, जिससे वे जापानियों के हाथ न लग पाएं। इसके बाद जापानियों ने वनवासियों को जंगल काटने के लिए बाध्य करके अपने युद्ध उद्योग के लिए जंगलों का निर्मम दोहन किया। बहुत सारे गांव वालों ने इस अवसर का लाभ उठाया और जंगल में अपनी खेती का विस्तार किया। जंग के बाद इंडोनेशियाई वन सेवा के लिए इन जमीनों का वापस कर पाना कठिन था। हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ भी खेती योग्य भूमि के प्रति लोगों की चाह और जमीन को नियंत्रित करने तथा लोगों को उससे बाहर रखने की वन विभाग की जिद के बीच टकराव पैदा हुए। इससे पहले इंडियन म्यूसेंस बोर्ड शूले पैगोडा पर एकत्रित जहाज़ों में लादने को तैयार वार टिम्बर स्लीपर। पहले और दूसरे विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्र शायद इतना सफल नहीं होते यदि वे अपने उपनिवेशों की संपदाओं और व्यक्तियों का ऐसा दोहन करने में सक्षम न होते। दोनों विश्व युद्धों का हिंदुस्तान, इंडोनेशिया व दूसरी जगहों के वनों पर विनाशकारी प्रभाव पड़ा। कार्य योजनाओं को स्थगित कर दिया गया। वन विभाग ने युद्ध के जरूरतों को पूरा करने के लिए जमकर वृक्ष काटे। आइए वानिकी में बदलाव पढ़ेंगे। 80 के दशक में एशिया और अफ्रीका की सरकारों को ये समझ में आने लगा कि वैज्ञानिक वानिकी और वन समुदायों को जंगल से बाहर रखने की नीतियों के चलते बार बार टकराव पैदा होते हैं। परिणाम स्वरूप वनों से इमारती लकड़ी हासिल करने के बजाय जंगलों का संरक्षण ज़्यादा महत्वपूर्ण लक्ष्य बन गया है। सरकार ने यह भी मान लिया कि इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए वन प्रदेशों में रहने वाले लोगों की मदद लेनी होगी। मिजोरम से लेकर के केरल तक हिंदुस्तान में हर कहीं घने जंगल सिर्फ इसलिए बच गए क्योंकि ग्रामीण ने सरना, देवरा कुंड, कान, राई इत्यादि नामों से पवित्र बगीचा समझकर इनकी रक्षा की।
कुछ गांव तो वन रक्षकों पर निर्भर रहने के बजाय अपने जंगलों की चौकसी आप करते रहे। इससे हर परिवार बारी बारी से अपना योगदान देता है। स्थानीय वन समुदाय और पर्यावरणविद अब वन प्रबंधन के वैकल्पिक तरीकों के बारे में सोचने लगे हैं। डच औपनिवेशिक शासन के अधीन रैमबैंग में लट्ठों का गोदाम आप देख सकते कुछ क्रियाकलाप हैं जो आप इन्हें पढ़ करके इनके प्रश्नों के उत्तर भी दे सकते हैं। इसी के साथ यह अभ्यास ही खत्म होता है। तो अब हम मिलेंगे एक किसी नए अभ्यास में। तो वीडियो में अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर अपने हित मित्र दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। यह क्लास 9th की NCERT की बुक की एनालिसिस है जो आप देख रहे हैं, भारत और समकालीन विश्व भाग 1। इससे पहले कि कई सारे वीडियो कंप्लीट हो चुके हैं, तो आप एक प्लेलिस्ट में जा कर के इन सारे वीडियो को कंप्लीट देख सकते हैं। जो पहली बार देख रहे हैं लाइक कमेंट ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। इससे SCERT बिहार बोर्ड की बुक भी, जिसमें हमने EVS क्लास 6 की EVS, क्लास 5 की EVS और क्लास 6 की EVS साइंस और हिस्ट्री की बुक समाप्त हो चुकी है। तो आप वो भी जा कर के पढ़ करके अपने एग्ज़ाम को एक नई दिशा दे सकते हैं। तो अब हम मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें, मस्त रहें। नमस्कार।